नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन लोगों के लिए तो जरूरी है ही जो चोरी छोटराम के कामों को जमींदारों पर एक एहसान के रूप में मानते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी आंखें खोलने वाला है जो अज्ञानता में, मूर्खता में चोरी छोटराम के ऊपर आज भी अंग्रेज प्रस्त होने की बात कह देते हैं। आज के वीडियो में हम कर्जा समायोजन बोर्ड के निर्माण की कहानी जानेंगे दोस्तों, जो पूरी तरीके से चौधरी छोटूराम का विजन था, उनकी सोच थी। लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि किसानों पर चढ़े कर्जों को समाप्त करने के लिए जमींदारा पार्टी ने क्या क्या उपाय किए थे। जमींदारा पार्टी ने किसानों के लिए जो कुछ भी किया, उनमें से एक उपाय कर्जा समझौता बोर्ड का भी था। 1928-29 में वायसराय द्वारा रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति की गई थी और इस कमीशन ने किसानों की आर्थिक टिप्पणी में लिखा कि हिंदुस्तानी किसान कर्जे में उत्पन्न होता है, कर्जे में ही जीवन व्यतीत करता है और कर्जे में मर जाता है। कमीशन की इस टिप्पणी और 1929 से आरंभ होकर बाद में अनेक वर्षों तक रहने वाली आर्थिक मंदी ने पंजाब सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि कर्जे की बढ़ती हुई समस्या के समाधान के लिए कानून बनाया जाए। पंजाब सरकार ने कर्जे को नियंत्रित करने के लिए 1930 में पंजाब रेगुलेशन ऑफ अकाउंट्स नामक एक कानून बनाया था। इस कानून के अधीन प्रत्येक साहूकार को नियमित रूप से हिसाब रखने का प्रावधान किया गया था। साहूकार को प्रत्येक 6 महीने की अवधि के बाद कर्जदार के सम्मुख हिसाब का विवरण देना पड़ता था। यदि साहूकार नियमित हिसाब रखने में चूक करता तो उसे दंड के रूप में ब्याज की हानि उठाने का और साथ में मुकदमे का खर्चा न मिलने का भी प्रावधान था। चोरी छोटूराम इस कानून के संबंध में बनने वाली सेलेक्ट कमेटी थी, उसके सदस्य थे। वो हर कीमत पर जमींदारों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालना चाहते थे और वे साहूकारों के नियमित हिसाब न रखने पर और भी अधिक दंड दिलाने के पक्ष में थे। पंजाब काउंसिल में सरकार की तरफ से कर्जे के संबंध में एक कोशिश 1934 में भी हुई थी। इस प्रयास को पंजाब कर्जा राहत बिल के नाम से जाना जाता है। यह बिल 8 अप्रैल 1935 में कानून बनकर लागू हो गया था और इस बिल को कानून के रूप में लाने के लिए चोरी छोटूराम ने एड़ी चोटी तक का जोर लगाया था। चोरी साहब ने पंजाब काउंसिल में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा था कि 1882 में एक किसान ने 500 रुपए के बदले अपनी 3000 कनाल भूमि एक साहूकार के पास गिरवी रखी। इनमें से 300 रुपए का ब्याज 25% वार्षिक की दर से साहूकार ने लिखा और 200 रुपए का ब्याज भूमि के मुनाफे के बराबर दिया। इस भूमि को रहन करने वाला अपनी जीवित अवस्था में इसे नहीं छुड़ा सका। अभी 2 साल पहले यानी 1932 में रहन छुड़ाने के लिए न्यायालय का सहारा लिया। अदालत ने फैसला दिया कि ब्याज सहित यह धन इतने वर्षों में 2,10,000 हो गया है और इतनी राशि देकर जमीन छुड़ाई जा सकती है। उच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। क्या इस प्रकार के कानून को प्रचलित रहने दें? पंजाब में 2 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों में से 2 करोड़ 12 लाख व्यक्ति कर्जे से पीड़ित हैं, ऐसा चोरी छोटूराम ने कहा। इस कानून के बनने से पहले साहूकार मनमाना ब्याज लगाता था और इस कानून ने साहूकारों की मनमानी को रोक दिया था। चोरी छोटूराम ने इस कानून में यह प्रावधान करवा दिया था कि कोई भी साहूकार किसी भी स्थिति में मूलधन से दुगुना ब्याज प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी कानून में ऋण समझौता बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था और कानून के प्रावधान के अंतर्गत बोर्ड को यह अधिकार दिया गया था कि वह 10,000 रुपए तक की राशि के विवाद कर्जदार और साहूकार के परस्पर सद्भावपूर्ण सहयोग से निपटाने में सक्षम हैं। चोरी छोटूराम ने बोर्ड पर लगाई इस आर्थिक सीमा को उचित नहीं माना था। उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में कहा था कि बोर्ड के अधिकार के संबंध में ऊपरी सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कर्जा समझौता बोर्ड के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड में वही व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकता था जो या तो स्वयं खेती करता हो या जिसका खेती पर गुजारा चलता हो। चोरी छोटूराम को बोर्ड का यह प्रावधान भी न्यायपूर्ण नहीं लगा था। वे तो ये चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर ऋण का भार हो उसे आवेदन करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन साहूकारों के प्रतिनिधियों ने इस सुझाव
का यह तर्क देकर विरोध किया कि ऐसा होने से व्यापारिक ऋणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उपयुक्त धनराशि की सीमा से अतिरिक्त बोर्ड के गठन की प्रतिक्रिया का जो प्रक्रिया थी उसका प्रावधान भी इसमें दिया गया था और इसके अनुसार कर्जोता समझौता बोर्ड जो होगा उसमें 3 सदस्य होंगे। इन 3 सदस्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, इस संबंध में यह नियम था कि 3 सदस्यों में से एक सदस्य उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा जो ऋण देता है, दूसरा सदस्य उस वर्ग से संबंधित होगा जो ऋण लेता है और तीसरा सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। यही मनोनीत सदस्य बोर्ड का चेयरमैन भी होगा। पंजाब के अनेक जिलों में बोर्डों का गठन होने के बाद जब सोनीपत तहसील के बोर्ड के गठन की बात आरंभ हुई तो अनेक व्यक्तियों ने चेयरमैन पद के लिए चोई छोटराम के इर्द गिर्द चक्कर काटने आरंभ कर दिए। लेकिन चोई छोटराम के मन में इस मामले में कुछ और ही चल रहा था और वह कर्जा समझौता बोर्ड की कमान एक ऐसे आदमी को देना चाहते थे जिसकी जिंदगी पर कोई दाग ना हो। किसी भी सूरत में चोई छोटराम ये नहीं चाहते थे कि वो जिस व्यक्ति को कर्जा समझौता बोर्ड का अध्यक्ष बनाए वो साहूकारों से पैसे लेकर जमींदारों को नुकसान कर दे। इसके लिए रोहतक तहसील में बहुत बड़ी राजनीति चली। चोई छोटराम के पास सैकड़ों लोग चेयरमैन बनने की इच्छा से गए, लेकिन उन्होंने चेयरमैन बनाया चौधरी माड़ू सिंह को। चौधरी माड़ू सिंह को चेयरमैन क्यों बनाया और उसके बाद कर्जा समझौता बोर्ड की क्या परिस्थितियां बनी दोस्तों, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में कर्जा समझौता बोर्ड के रूप में क्या क्या काम हुए थे, चोई छोटराम की जो सोच थी वो कैसे फलीभूत हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम 3 बजे इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आज कर्जा समझौता बोर्ड के गठन, चोई छोटराम ने इसको कैसे लागू किया, इस पर हमने किया है। कल कर्जा समझौता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चौधरी माड़ू सिंह को उन्होंने क्यों चुना और किस किस तरह के केसेस फिर सामने आए। आप हैरान हो जाओगे कि जो साहूकार होते थे उस जमाने में वो किसानों को कैसे कैसे लूटते थे, वो क्या क्या तरीके अपनाते थे, तभी चोई छोटराम जैसे व्यक्ति को इन साहूकारों से पंगा मोल लेना पड़ा था, इनको यहाँ से खदेड़ना पड़ा था। ऐसे कानून बनाने पड़े थे कि जमींदार कर्ज के चुंगल से बाहर निकल सके। और वो जो कहावत अंग्रेजों ने लिखी थी, जो कोर्ट लिखा था कि किसान कर्जे में जन्म लेता है और कर्जे में ही मर जाता है, उसको बदलने की कोशिश चोई छोटराम ने की थी। लेकिन जमाना बदल रहा है दोस्तों, आजकल हम हर चीज को जाति के चश्मे से देखते हैं। इसलिए चोई छोटराम हो, ज्योतिबाई फुले हो, महात्मा गांधी हो, कोई भी दुनिया का महापुरुष हो, उसके आलोचक आज के दिन मिल जाएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो अज्ञानता का सागर लोगों में फैलाया है, अज्ञानता को भरा है, किताबें पढ़ना छूट गया है और जो व्हाट्सएप पे आता है उसको सच्चाई मानते हैं। 10 बार एक गलत झूठ को भी फैलाया जाए तो वो सच लगने लगता है। यही महापुरुषों के जीवन के साथ हो रहा है और इसलिए लोग चोई छोटराम को भी अंग्रेज सरप्रस्त बता देते थे, जबकि हकीकत ये थी कि अंग्रेजों की सरकार में, अंग्रेजों की हुकूमत में अंग्रेजों से आंख मिलाकर किसानों के हित के लिए बात करने वाले कोई व्यक्ति उस समय थे तो वो चोई छोटूराम ही थे। उनका सीधा सीधा एक ही मकसद था कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसका मैं अधिकतम लाभ कैसे जमींदार तक लेकर जाऊं। आगे हम कहानी जानते रहेंगे दोस्तों। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।